नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और खबरों का आगाज करेंगे फटाफट अंदाज में। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल ने आरटीडीएएस सिस्टम लॉन्च किया, जिसमें मिस इंडिया 2021 मनिका शिवकंद को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। मनिका शिवकंद को अटल जल और जल शक्ति अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। एसीएस देवेंद्र सिंह ने मनिका को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। बीजेपी रोहतक का पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान ने कांग्रेस जिला पार्टी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। हिसार में कांग्रेस जिला मुख्यालय के बाहर बीजेपी का धरना प्रदर्शन देखने को मिला। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के हरियाणा में जाकर धरना प्रदर्शन करने के बयान को लेकर हरियाणा कांग्रेस कोई प्रतिक्रिया न आने के विरोध में बीजेपी का प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस नेता भी जिला मुख्यालय के बाहर पहुंच गए। किसान भी धरना प्रदर्शन के बीच काले झंडे और यूनियन के दिखे झंडे विरोध जाते रहे। आपको बता दें कि शांति बनाए रखने के लिए मौके पर आरएएफ और हरियाणा पुलिस भारी संख्या में तैनात है। सिरसा में बीजेपी ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ किसानों पर दिए गए बयान के विरोध में स्वरूप कांग्रेस मुख्यालय का घेराव की चेतावनी दी, जिसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष आतिद्य चौटाला के नेतृत्व में बेगू रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने पहुंचे। रास्ते में ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से सामना हो गया और दोनों तरफ से जमकर नारेबाजी की गई। जिला पुलिस प्रशासन की तरफ से पुलिस बल और अर्धसैनिक बल भी तैनात किया गया। बीजेपी नेता रामचंद्र कंबोज और बलकौर सिंह ने मीडिया से बातचीत की। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब की अर्थव्यवस्था का हवाला देते हुए किसानों को हरियाणा और दिल्ली में आंदोलन करने की बात कही। उस बयान की पूरी बीजेपी निंदा करती है। साथ ही उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ इस्तीफे की मांग की। कांग्रेस के खिलाफ हरियाणा बीजेपी का प्रदर्शन। कैप्टन अमरिंदर के आंदोलन शिफ्ट वाले बयान का बीजेपी विरोध कर रही है। कांग्रेस आलाकमान की चुप्पी पर हरियाणा बीजेपी का प्रदर्शन लगातार जारी है। हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा है कि कैप्टन ने हरियाणा की आर्थिक नाकेबंदी करने की दिशा दी। मुझे लगता है कि कांग्रेस हाईकमान कैप्टन को डांटेगी, पल्ला झाड़ेगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा कांग्रेस को जगाने के लिए शांतिपूर्ण धरने दिए जाएंगे। पंजाब में हरियाणा की आर्थिक बर्बादी का षड्यंत्र रचा गया, जिससे साफ हो गया है कि कांग्रेस हरियाणा के लोगों के साथ नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि हरियाणा कांग्रेस भी कैप्टन अमरिंदर के साथ खड़ी है। शैलजा का संदेश वायरल हो रहा है, जो हमारे विरोध के लिए है। हरियाणा और दिल्ली सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों से रास्ता खुलवाने के लिए राज्य स्तरीय समिति बातचीत करेगी। इस मुद्दे को लेकर सरकार के अधिकारियों और किसान संगठन पदाधिकारियों के बीच 19 सितंबर को बैठक होगी। पिछले दिनों ही सरकार ने दिल्ली सीमा पर आंदोलन कर रहे किसानों और किसान संगठनों से बातचीत करने के लिए राज्य स्तर पर एक समिति का गठन किया। साथ ही आपको बता दें कि डीजीपी समेत कई अधिकारी शामिल हैं। इस समिति के सदस्य अब दिल्ली सीमा के साथ लगते हुए रास्ते को खुलवाने के लिए रविवार को सुबह 11 बजे बैठक करेंगे। प्रस्तावित बैठक मूर्थल में बुलाई गई है। इंडिया न्यूज हरियाणा का सैल्यूट हरियाणा कार्यक्रम टोक्यो में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को सीएम मनोहर लाल ने सम्मानित किया। खिलाड़ियों समेत कई दिग्गज रहे मौजूद। सीएम के साथ आईटीवी नेटवर्क के एमडी कार्तिका शर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा और स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर समेत तमाम दिग्गज नेता और मंत्री मौजूद रहे। सैल्यूट हरियाणा कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि हरियाणा ने टोक्यो में लठ गाड़ दिया है। खिलाड़ियों ने देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। किसान आंदोलन पर बोलते हुए सीएम ने कहा कि किसानों को विपक्ष गुमराह कर रहा है। शांतिपूर्व तरीके से आंदोलन करने का सबक दिया। इंडिया न्यूज हरियाणा के मंच से सीएम मनोहर लाल ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष किसानों के कंधे से राजनीतिक हित साध रहा है, लेकिन प्रदेश में कानून व्यवस्था तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। सीएम ने पंजाब सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पंजाब की सरकार जानबूझकर हरियाणा में अव्यवस्था फैलाना चाहती है। पेपर लीक मामले को लेकर सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि पेपर लीक होना दुखद है। आरोपियों को अलग अलग राज्यों से गिरफ्तार किया गया है। भविष्य में पेपर लीक न हो, इस पर काम किया जा रहा है।
कालावली में लोगों ने गांव को नगरपालिका बनाने के खिलाफ पंचायत करके गांव को पंचायत ही रहने देने की मांग की है। ग्रामीणों ने पंचायत का अस्तित्व बरकरार रखने के लिए हाईकोर्ट में याचिका की दायर और बीयू गांव कालावली में लोगों ने सरकार व प्रशासन के खिलाफ माननीय हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। पिछले दिनों कालावली को नगरपालिका कालावली से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसके विरोध में कालावली के लोग सुबह 7 बजे से एक पंचायत हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि गांव को पंचायत ही रखा जाए। पंचायत की अध्यक्षता पूर्व सरपंच प्रतिनिधि अपजीत सिंह और सत्ता चहल ने की और ग्रामीणों ने एकजुट होकर फैसला किया है कि वह हमेशा एक साथ रहेंगे और इसका विरोध भी करेंगे। पीएम मोदी ने आज गोवा के स्वास्थ्य कर्मचारियों और कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम के लाभार्थियों से संवाद किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कल मेरा जन्मदिन था, लेकिन आप सभी ने इस दिन को खास बना दिया। पीएम मोदी ने कहा कि विश्व के सबसे बड़े और तेज वैक्सीनेशन अभियान की सफलता में गोवा अहम भूमिका निभा रहा है। पीएम मोदी ने गोवा के विकास के लिए मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि पर्यटन के क्षेत्र में गोवा की अहम भूमिका है। संक्रमण कम होने से पर्यटकों की संख्या बढ़ने वाली है। पीएम मोदी ने कहा कि देश में कल रिकॉर्ड टीकाकरण हुआ। जन्मदिन तो आएंगे और जाएंगे, लेकिन कल के दिन ने मेरे दिल को छू लिया है। कल देश में वैक्सीन की रिकॉर्ड 2.5 करोड़ से ज्यादा डोज दी गई। पीएम मोदी ने कहा कि मैं देश के सभी डॉक्टरों, मेडिकल स्टाफ, प्रशासन से जुड़े लोगों की सराहना करना चाहता हूं। आप सभी के प्रयासों से कल भारत में एक ही दिन में 2.5 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन देने का रिकॉर्ड बनाया गया। पीएम मोदी ने आगे कहा कि मेडिकल फील्ड के लोग, जो लोग पिछले 2 साल से जुटे हुए हैं, अपनी जान की परवाह किए बिना कोरोना से लड़ने में देशवासियों की मदद कर रहे हैं। उन्होंने कल जिस तरीके से वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बनाकर दिखाया है, वो बहुत ही बड़ी बात है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 35,662 नए मामले सामने आए। 33,833 लोगों की रिकवरी हुई। 281 लोगों की मौत हो गई कोरोना की वजह से। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 3,586 नए मामले सामने आए। एक दिन में 67 मरीजों ने दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र में अभी 48,000 एक्टिव केस मौजूद। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 23,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में 131 मरीजों की मौत हो गई है। केरल में अब भी 1 लाख से अधिक एक्टिव केस मौजूद। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,003 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में 18 लोगों की मौत हो गई है। कर्नाटक अब भी 15,000 एक्टिव केस मौजूद हैं। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 55 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में 56 मरीजों की रिकवरी भी हुई है। दिल्ली में अब 407 एक्टिव केस मौजूद हैं। प्रदेश में कम हो रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 8 नए केस सामने आए हैं। एक दिन में 12 मरीजों की रिकवरी भी हुई है। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 323। हरियाणा में 5 दिन में लगी 21 लाख लोगों को कोरोना की वैक्सीन। टीकाकरण सप्ताह के दौरान 21,69,216 डोज लगी हैं। प्रदेश में अब तक 2,04,69,069 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। कल 3,63,719 लाभार्थियों को टीके की खुराक दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर देश ने वैक्सीनेशन अभियान में नया रिकॉर्ड कायम किया। एक दिन में पहली बार 2.5 करोड़ से अधिक लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। रिकॉर्ड टीकाकरण पर देश को पीएम ने शुभकामनाएं दी। पीएम ने ट्वीट करके लिखा कि रिकॉर्ड टीकाकरण पर हर भारतीय को गर्व होगा। पीएम ने हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स की तारीफ की। सेवा और समर्पण अभियान के तहत 20 सितंबर तक स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा। चिकित्सा प्रकोष्ठ इसका समन्वय करेगा। युवा मोर्चा के कार्यकर्ता रक्तदान शिविर आयोजित करेंगे, जबकि अनुसूचित मोर्चा के कार्यकर्ता गरीब बस्तियों में फल व अन्य आवश्यक वस्तुओं का वितरण करेंगे। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के चलते फरीदाबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में 96 बेड के अलग से अस्पताल बनाया जा रहा है। 1000 लीटर प्रति मिनट क्षमता वाले ऑक्सीजन प्लांट के भी 10 दिन में शुरू होने का दावा किया जा रहा है। सिविल हॉस्पिटल के प्रधान चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सविता यादव ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत में कहा है कि जो परेशानी दूसरी लहर में आई थी, उस तरह की अब नहीं आएगी, क्योंकि पहले से ही तैयारियां की जा रही हैं। यमुनानगर में कोरोना की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन किया जा रहा है और वहीं यमुनानगर में 16 से 19 सितंबर तक राधा स्वामी सत्संग भवन में लगातार 24 घंटे वैक्सीनेशन किया जाएगा।
वैक्सीनेशन के दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर विजय दहिया ने राधा स्वामी सत्संग भवन का दौरा किया और वैक्सीनेशन की व्यवस्था पर अधिकारियों और कर्मचारियों को टीकाकरण के दिशा निर्देश भी दिए। सिविल सर्जन दहिया का कहना है कि यमुनानगर में सभी लोगों को वैक्सीनेशन की दोनों डोज लगाई जा रही है। सभी लोगों को वैक्सीन देने का टारगेट रखा गया है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से आयोजित हो रही महिला सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए सुबह 13 बसें चलाई गई। सभी बसें कोविड-19 नियमों के अनुसार यमुनानगर, अंबाला, पंचकूला, करनाल और कुरुक्षेत्र जिलों में चलाई गई। चरखी दादरी डिपो प्रबंधक ने बताया है कि छात्रों को परीक्षा केंद्रों तक स्पेशल बसों द्वारा लाने ले जाने की विशेष व्यवस्था की गई, जिसके लिए अतिरिक्त स्टाफ भी लगाया गया। ट्रैफिक मैनेजर दीपक ने बताया कि महिला लिखित परीक्षा के लिए रोडवेज विभाग की ओर से व्यापक प्रबंध किए गए हैं और 18 सितंबर के लिए 13 बसें चलाई। सिरसा में हरियाणा पुलिस में महिला कांस्टेबल भर्ती की आज और कल 5 जिलों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए युवतियों को यमुनानगर, करनाल, अंबाला, पंचकूला और कुरुक्षेत्र तक लंबा सफर तय करना पड़ा। इसी के चलते हरियाणा रोडवेज सिरसा ने सभी सेंटरों तक स्पेशल बसों का संचालन शुरू किया, जिसके चलते विभाग ने एडवांस बुकिंग शुरू कर दी। टिकट बुक करवाने के लिए बस अड्डे पर लंबी कतारें देखने को मिली, लेकिन अभ्यर्थियों के परिजनों का कहना है कि रोडवेज की तरफ से जो सुविधा की जा रही है वह बहुत सराहनीय है। कैथल में पेपर लीक मामले में सीआईए टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सीआईए टीम ने 2 लाख के मुख्य आरोपी मोहम्मद अफजल को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि जम्मू से दिल्ली एयरपोर्ट पर लेकर पेपर के आंसर की लेकर आया था और पेपर लीक मामले में अब तक कुल 40 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सोहना में सरकारी कार्यालय में लेट लतीफ कर्मचारियों पर जल्द गाज गिरने वाली है। एसडीएम ने निर्देश दिए हैं कि वह जल्द सरकारी कार्यालयों का औचक निरीक्षण करेंगे। एसडीएम ने कहा कि सरकारी कार्यालय में जो भी अधिकारी मौजूद नहीं होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम ने नगर परिषद अधिकारियों की एक मीटिंग ली, सफाई व्यवस्था और स्ट्रीट लाइट का ब्यौरा नगर परिषद से मांगा। उन्होंने कहा कि लापरवाही करने वाले ठेकेदारों को जल्द ही ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश दिए। राजौर में शुक्रवार को स्थानीय प्रशासन ट्रैफिक नियमों को लेकर पूरी सख्ती की। स्थानीय पुलिस ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की गई। एसडीएम सुरेंद्र पाल के नेतृत्व में शहर के कई चौराहों पर ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर 2 पहिया वाहनों के चालान किए गए। टोहाना में सीआईए टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने लाखों रुपए की हीरोइन सहित बाइक सवार 2 युवकों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए दोनों युवकों ने अपने पहचान भुना निवासी विक्रम और विक्की के रूप में बताई है। पुलिस ने मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। डीएसपी विक्रम सिंह ने बताया है कि सीआईए टीम ने आरोपियों को कोर्ट में पेश करके सप्लायर के बारे में पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पृथला के सीकरी स्थित काजल नर्सिंग होम में चेकअप कराने गई महिला और उसके परिजनों से अस्पताल के कर्मचारियों ने मारपीट की। महिला ने डिलीवरी के दौरान लापरवाही बरतने के गंभीर आरोप लगाए। अस्पताल में मौजूद अस्पताल कर्मचारियों ने महिला के परिवार के लोगों के साथ मारपीट की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। डिलीवरी कराने के बाद पीड़ित महिला ने बताया है कि उनकी डिलीवरी में अस्पताल के कर्मचारियों ने लापरवाही बरती और डिलीवरी करने के लिए उनको कम से कम 10 इंजेक्शन लगा दिए। फतेहाबाद के आधा दर्जन गांवों में बीते 1 महीने के बाद भी नहीं निकला बरसात का पानी। ग्रामीण लोग पानी निकलवाने के लिए लघु सचिवालय पहुंचे। ग्रामीणों ने डीसी को ज्ञापन भी सौंपा। डीसी ने जल्द समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। भिवानी स्थित बिजली बोर्ड में खाली पड़े क्वार्टरों की तीसरी मंजिल पर बैल चढ़ गया। बैल को देखने के लिए आसपास के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इस सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की और गौ सेवा दल की टीम मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंचकर टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद सीढ़ियों के जरिए बैल को उतारा। करनाल शहर में लोगों ने एक युवक सौरभ की मौत हो जाने के खिलाफ सड़क जाम कर दी। सौरभ एक निजी हॉस्पिटल में कंपाउंडर के तौर पर नौकरी करता था। नहर में सर्च कराने के दौरान उसका शव बरामद किया गया। पुलिस ने युवक का पोस्टमार्टम कराया, लेकिन परिजनों ने उसकी हत्या होने की बात कही है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि सौरभ की हत्या में कई युवक शामिल हैं।
परिवार के लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। वहीं पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट होकर परिजनों ने शव को लेने से इनकार कर दिया। नरवाना में चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि एक ही रात में 7 दवाइयों की दुकानों सहित 9 दुकानों के ताले तोड़कर लाखों रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए। चोरी की वारदात का दुकानदारों को सुबह पता चला। जब दुकानों के ताले टूटे हुए दिखे, उनके होश उड़ गए। चोरी की वारदात आसपास के लगे कैमरों में कैद हो गई है। चोर एक कार में सवार होकर आए थे और वारदात की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुटी। पानीपत के समालखा में बदमाशों का आतंक देखने को मिला, जहां पर भटनागर कॉलोनी में देर रात 2 लोगों को गोली मार दी गई। गोली लगने से दोनों लोगों की हालत गंभीर हो गई है। बदमाशों ने दुकानदार और पूर्व एमसी के भतीजे पर फायरिंग की गई। दोनों घायलों का प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। बाइक सवार 4 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। फायरिंग की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। बदमाशों की पहचान बताने पर 50,000 का इनाम रखा गया। पानीपत के चूलकाना रोड पर बदमाशों का आतंक लगातार जारी है। बदमाशों ने देर रात को 2 लोगों को गोली मारकर फरार हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने घायलों को पानीपत के निजी अस्पताल में भेज दिया है। पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने के लिए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है। कैथल में लगातार अवैध कॉलोनियों की संख्या बढ़ती जा रही है। जिले में 105 कॉलोनियां वैध हैं और वहीं अवैध कॉलोनियों की संख्या 152 है। चीका में भी अवैध कॉलोनियों की संख्या 45 हो चुकी है और वैध कॉलोनियां सिर्फ 14 ही हैं। अवैध कॉलोनियों की संख्या तब बढ़ रही है जब हर महीने डीटीपी का अमला कम से कम 2 अवैध कॉलोनियों को गिराने का काम कर रहा है। अवैध कॉलोनी निर्माण के लिए बिल्डर शहर से सटी 1.5 से 3 एकड़ तक खेतों की जमीन का चयन करते हैं और पार्टनरशिप में लेकर इसको चोरी छिपे डेवलप करते हैं। रेवाड़ी के गांव कांवली निवासी एक गरीब राज मिस्त्री है, जिसके पुराने और खंडहर घर की खुदाई के दौरान प्राचीन काल के 3 बाण और कुछ धातु के सिक्के मिले हैं, जिन्हें उसने प्रशासन को सौंपकर अपनी ईमानदारी का सबूत दिया है। रेवाड़ी के कंवाली गांव में सोनू कंवाली ने बताया है कि सतन मिस्त्री ने बहुत पुराने मकान में खुदाई का काम चल रहा है और खुदाई के दौरान मकान से 3 तीर और 1800 टन के कुछ सिक्के मिले हैं। आपको बता दें कि जिसे तहसीलदार, पटवारी और गिरदवार ने आकर सिक्के और तीर ले लिए। वहीं गांव वाले प्रशासन से यह गुजारिश कर रहे हैं कि गरीब सतन मिस्त्री की ईमानदारी से पुरातत्व विभाग को कुछ आर्थिक मदद देनी चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शुक्रवार को जीएसटी काउंसिलिंग की 45वीं बैठक लखनऊ में हुई। इस बैठक में कई ऐसे निर्णय हुए जिनसे कुछ पर महंगाई की मार पड़ी तो कुछ को इस बार राहत मिली है। जीएसटी परिषद की इस बैठक में पहले कई अटकलें थी कि इस बार शायद पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा और आम आदमी को ईंधन के आसमान छूते दाम से राहत मिलेगी। जीएसटी परिषद की बैठक में विदेशों से आयात की जाने वाली कुछ जीवन रक्षक दवाओं को जीएसटी से छूट देने का फैसला लिया गया। जीएसटी काउंसिल ने कोरोना महामारी के दौरान इसके इलाज से जुड़ी दवाओं पर जीएसटी की दर को कम कर दिया था। इन दवाओं पर मिल रही ये टैक्स छूट 31 दिसंबर 2021 तक मिलती रहेगी। ये छूट सिर्फ रेमडेसिविर जैसी दवाओं पर मिलेगी। जीएसटी काउंसिल ने कैंसर के इलाज में काम आने वाली दवाओं को भी सस्ता कर दिया है। अब इन दवाओं पर 12% की बजाय 5% की दर से जीएसटी लगेगा। जीएसटी परिषद ने एक और अहम फैसला ट्रांसपोर्ट को लेकर किया है। राज्य सरकारें ट्रांसपोर्ट कंपनियों से ट्रकों पर राष्ट्रीय परमिट शुल्क वसूलती हैं, जिसे अब समाप्त कर दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि स्विगी, जोमैटो से फूड डिलीवरी ऐप से खाना मंगाने पर अतिरिक्त टैक्स लगाने की कोई बात नहीं हुई और योजना के अनुसार ये ऐप वही टैक्स वसूलते हैं जो रेस्टोरेंट कारोबार पर लगता है। एससीओ सम्मेलन का हिस्सा बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुलकर अफगानिस्तान मुद्दे पर अपने विचार रखे। उन्होंने यहां की वर्तमान स्थिति पर अपनी चिंता जाहिर की। पीएम मोदी ने कहा कि एससीओ समिट को कट्टरता से निपटने के लिए कदम उठाने चाहिए। इस्लाम से जुड़ी जितनी भी संस्थाएं हैं उनसे संबंध बनाना चाहिए और आगे काम करना चाहिए।